हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एसी सोर्स को इंक्लूड करते हुए सारी चीज को फिर से पढ़ रहे हैं। जैसा कि नोड एनालिसिस में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं सॉरी। नोड एनालिसिस में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। तो नोड एनालिसिस में मैं एक ये लेके आया हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। मुझे कैलकुलेट करना Ix की वैल्यू यूजिंग द नोड एनालिसिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। और इसमें देखिए एक चीज है, मैंने एसी सोर्स से इंक्लूड किया इस तरह से 20 cos 40। तो जब भी किसी इंडक्टर, देखिए यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू दिया है, यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू दिया है, यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और यहाँ पे एक एसी सोर्स है जो टाइम डोमेन में है। तो पहले मुझे इस पूरे वो नेटवर्क को एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहीं पे चेंज करके बताता हूं कैसे कैसे क्या चेंज होगा। ये देखिए, अब मेरे पास सोर्स है 20 cos 4t। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो मेरा ओमेगा है वो 4 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 4 रेडियन पर सेकेंड है। मैं इसको एक रिफरेंस वोल्टेज लेके चलूंगा 4t एंगल 0। तो मैं देखो क्या रेफरेंस लेके चल रहा हूं, 20 एंगल क्या ले लूंगा, 0 डिग्री। बाद में मैं क्या करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई cos t और वो एंगल को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या किया, 20 cos 4t को लिख दिया 20 एंगल 0 डिग्री, ये रिफरेंस ले लिया। ठीक है, अगर साइन रहता तो आप साइन लिख देते 20 एंगल 0 डिग्री, तो साइन रिफरेंस ले लेते। यहाँ पे मैंने कॉस को रिफरेंस ले लिया। ठीक है, अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये इस पूरे सर्किट में चेंज होगा। क्योंकि क्या चेंज होगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यू, रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, एक्सएल इक्वल टू होता है और जे ओमेगा एल होता है। तो आप जे रहने दीजिए, जे नोटेशन है, ओमेगा की वैल्यू कितना है, 4 है। तो आप दो है, एक 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जे 4 हो जाएगा। ये एक्सएल 1 इसको मार दीजिए तो जे 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिए मैं चेंज करके अब लिख रहा हूं, ये हो गया जे 4। ठीक है, इस सोर्स के अकॉर्डिंग। अगर कई सोर्स होते तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी पड़ती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें 2 सोर्स दे दिया जाता है और दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है। तो हर सोर्स के कारण जब फ्रीक्वेंसी चेंज रहती है तो उसके कारण आपको न्यू सर्किट बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कि एक ही सोर्स है, इस सोर्स की वजह से एक बार में मैं सर्किट बना रहा हूं, तो ये J4 हो गया। उसी तरह से ये देखिए आपका ये हो जाएगा J और ये हो गया 4 और ये वैल्यू हो गई 0.5, तो ये हो गया 2J। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2J ओम, 2J ओम हो गया, ये हो गया 2J ओम। अब देखिए ये ओम में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सिंपल आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब आइए एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर इक्वल टू होता है Xc इक्वल टू 1 अपान जे ओमेगा सी, या इसको लिख सकते हैं माइनस जे बाई ओमेगा सी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस जे रहने दीजिए, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 4 है, सी की वैल्यू है 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस जे बाई 0.4। ठीक है, 0.4 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं माइनस 10J बाई ये क्या लिख सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो इसको Xc की वैल्यू हमारे पास हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा -5/2J। ठीक है, अगर इसको पॉइंट में तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरे सर्किट को देखो चेंज कर लिए और ये रिफरेंस अब ले लिया हमने, ये नया रिफरेंस हमने ले लिया 20 एंगल 0 डिग्री, ये भी पोलर में हो गया और ये सब जे नोटेशन में। पूरी सर्किट हमारी चेंज हो गई, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर टाइम डोमेन में अगर हमें पहले सिग्नल दिया है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे। जब कई सोर्स हों
और सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम मस्ट बी अप्लाई ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर सोर्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस होंगे, ठीक है। तो वो आप लोग ऑलरेडी मैं सुपरपोजिशन थ्योरम में वो इंक्लूड करके बता चुका हूं। लेकिन अब यहां समझिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, Ix यूजिंग द नोड एनालिसिस। मुझे इस Ix की वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग द नोड एनालिसिस। पूरे सर्किट को मैं चेंज किया, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। मैं अब और आगे बढ़ता हूं। आइए ध्यान दीजिए, अब मैं इसमें नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहा हूं। तो ये देखिए, मैं इसको ले लिया ग्राउंड, इसको ले लिया क्या ग्राउंड, 0 वोल्ट ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल नोड दिख रहा है, एक नोड ए दिख रहा है, एक नोड ए दिख रहा है। तो इस नोड को मैंने B1 कह दिया और इस नोड को मैंने B2 कह दिया, ठीक है। इस नोड को मैंने B1 कह दिया, इस नोड को मैंने B2 कह दिया। जैसा कि आप लोग ये सब समझ रहे होंगे, मैंने एक रेफरेंस नोड ले लिया, ये दो प्रिंसिपल नोड बचे, दोनों प्रिंसिपल नोड का मैंने नेम दे दिया B1 एंड B2, ठीक है। अब मुझे B1 पे एंड B2 पे नोड एनालिसिस अप्लाई करना है, तो मैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूं। सभी लोग ध्यान समझिए। तो मैं लिखूंगा B1 और ये देखिए इस नोड का सेल्फ है कंडक्टेंस या एडमिटेंस, ये देखिए ये रेजिस्टेंस 1/10 प्लस ये 1 और -j5/2, क्लियर। और इधर हो जाएगा प्लस 1/j4, ये देखिए ये कंप्लीट सेल्फ है, इसका एडमिटेंस कंप्लीट हो गया। प्लस अब म्यूचुअल नोड है B2, ठीक है। तो B2 के साथ इसका क्या आएगा -1/j4। और इस सोर्स पे कौन कौन से करंट इंटर कर रही है, तो ये सोर्स करंट इंटर करवाएगा, इसमें कोई सोर्स नहीं, इसमें भी कोई सोर्स नहीं है, तो ये करंट इंटर करवाएगा। तो ये 20 ∠0° डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 10। तो ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 देखिए। अच्छा देखिए ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये इस वाले में डिपेंडेंट है, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे B2 पे हम नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहे हैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ B2 पे तो ये लिखेंगे B1, इसका म्यूचुअल नोड B1 का म्यूचुअल ये हो जाएगा -1/j4, ठीक है। प्लस ये लिखेंगे B2 का सेल्फ एडमिटेंस, ये हो जाएगा कितना -1/j4, इसमें कोई नहीं है, प्लस इसमें हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 2j, ठीक है। और इसमें करंट कौन कौन सी इंटर कर रहे हैं, एक करंट केवल इंटर कर रही है एक सोर्स के कारण 2Ix। ये इक्वेशन हमने सेकंड लिख लिया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अब, लेकिन एक वेरिएबल और आगे Ix को रिमूव करने के लिए देखिए Ix कौन सा है, ये करंट है Ix। तो ये देखो ये ग्राउंड है, तो इसमें Ix लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे Ix लिखेंगे दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस एडमिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे B1 -0 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे -5/2j, ठीक है। तो यहां से Ix की वैल्यू आ गई, Ix की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये दोनों इक्वेशन B1 एंड B2 में हो जाएंगे। यहां से सॉल्व करके आपको B1 कैलकुलेट कर लेना है। B1 कैलकुलेट करते ही B1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा Ix की वैल्यू, जो हमें कैलकुलेट करना था, जो हमारा मेन टारगेट था। तो कोई भी सर्किट हो, एसी का हो या डीसी का हो या डिपेंडेंट सोर्स का हो या इंडिपेंडेंट सोर्स का हो, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए और जो प्रोसीजर है, जो आपका बेसिक मेथड है उसको फॉलो करिए, आपका 100% आंसर आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जो सभी लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका रेक्टेंगुलर पोलर कब यूज करना है, उसको कहां लगाना है,
उस चीज को ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसको ध्यान से आप लोग देखिए। फिर एसी के क्वेश्चन आपको सिंपल लगने लगेंगे, सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। जब भी उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लें तो वो रेजिस्टेंस एकदम सिंपल आपका एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस लिखते हैं, आप उसी तरह उसको भी लिखिए। बस उसको सॉल्व कैसे करना है, वो पोलर टू रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके रेक्टेंगुलर टू पोलर में, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।